ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मौका मिला तो अमेरिका ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण कर सकता है। उन्होंने इसे किसी रणनीतिक कदम के बजाय एक कारोबारी नजरिए से पेश किया, उससे आर्थिक फायदा उठाना चाहते। ट्रंप ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए पुराने उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की, लेकिन उससे मिलने वाले संसाधनों का पूरा फायदा नहीं उठाया गया। उनके मुताबिक अगर किसी संघर्ष में जीत मिलती है तो उसके साथ मिलने वाले संसाधनों का उपयोग भी होना चाहिए। दावा था कि अमेरिका पहले ही वहां से करोड़ों बैरल तेल हासिल कर चुका है। उसी उदाहरण के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ईरान के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध अक्सर लंबे समय तक चलते हैं और उनमें भारी खर्च होता है। ऐसे में अगर संसाधनों पर नियंत्रण हासिल किया जाए तो उस खर्च की भरपाई संभव हो सकती है। उनका मानना है कि तेल जैसे संसाधन किसी भी देश की आर्थिक ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि अमेरिका के नागरिक शायद इस सोच को पूरी तरह स्वीकार न करें। उनका कहना था कि देश में इस तरह की नीति को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता आर्थिक मजबूती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना बेहद मजबूत स्थिति में है और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान को बहुत कम समय में गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाए, जिनमें हजारों मिशन पूरे किए गए और कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर भी तनाव बढ़ा हुआ है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब मंत्रियों की सैलरी पर भी ताला पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। जहां एक तरफ महंगाई आसमान जी रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में भारी कटौती कर सबको चुका दिया है। क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या डूबती नैया को बचाने की आखिरी कोशिश? आज हम समझेंगे कि आखिर सरहद पार चल क्या रहा है, इन हालातों का भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने मंत्रियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे। आपको बता दें कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। ये फैसला कोई स्वेच्छा से लिया गया कदम नहीं, बल्कि मजबूरी का नतीजा है। जब किसी देश की सरकार अपने कैबिनेट की तनख्वाह रोकने पर मजबूर हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की आम जनता किस कदर दाने दाने को मोहताज होगी। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है और कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि नया कर्ज सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सरकार ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में 80 प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश के पास पैसे नहीं है वो तेल इतना सस्ता कैसे कर रहा है। दरअसल इसके पीछे जनता का वो भारी आक्रोश है जो सड़कों पर फूट पड़ा है। पाकिस्तान में बिजली और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन को आम नागरिक ने चक्का जाम कर दिया। सरकार को डर है कि अगर कीमतों में राहत नहीं दी गई तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। या 80 की कटौती कोई आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि जनता के गुस्से को शांत करने के लिए लगाया गया एक अस्थायी मरहम है, जिसका बोझ अंत तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोखला ही करेगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस बदहाली से हमें यानी भारत को क्या फर्क पड़ता है। सक्रिय होने के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे मौसम और ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। मंगलवार सुबह से ही कई इलाकों में मौसम का असर दिखने लगा है। क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे लोगों को अचानक बदले मौसम का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोगों को भी बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने साफ कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश सामान्य दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। वहीं सोमवार को मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिला। दिन में कभी धूप निकली तो कभी बादलों ने आसमान को ढक लिया। हालांकि बारिश नहीं हुई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे साफ है कि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया और हवा की स्थिति स्थिर बनी हुई है। फिलहाल जो ताजा अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। इन दिनों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर केवल हल्की बूंदाबांदी होगी। 9 अप्रैल के बाद मौसम फिर से बदलने लगेगा। जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। 12 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने का अनुमान है और तेज धूप देखने को मिल सकती है। इन दिनों अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान धीरे धीरे बढ़कर 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आज यानी 60 अप्रैल को सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 8 अप्रैल को भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। आईएमडी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। 7 और 8 अप्रैल के लिए आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने को कहा गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ धूल भरी हवाएं चल सकती है।
दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपडेट पर नजर रखें और सावधानी बरतें। सकारात्मक रिजल्ट के बाद अब दूसरे चरण में 10 ई-रिक्शा को इस दायरे में लाने की योजना है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त पहल के तहत हर ई-रिक्शा पर अनिवार्य रूप से पहचान प्लेट यानी कि आईडी प्लेट लगाना जरूरी है। इस प्लेट पर चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या का आंशिक विवरण और वाहन मालिक की पूरी जानकारी दर्ज होगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को सफर के दौरान पूरी जानकारी मिलेंगे और किसी भी शिकायत या घटना की स्थिति में तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे अवैध संचालन और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगेंगी और शहर में चल रहे अधिकांश ई-रिक्शा निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। साफ चेतावनी दी गई है कि बिना पहचान प्लेट के आईडी प्लेट के रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। यातायात को पूरे जिले में लागू कर दिया जाएगा ताकि ई-रिक्शा संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर अलीगढ़ में ये नई पहल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सिर्फ पौधे लगाने पर नहीं बल्कि उनकी देख रेख और जीवित रखने पर खास तरीके से जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की है, जिसमें गांव से लेकर शहर तक माइक्रो प्लानिंग मॉडल लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायत को इस अभियान की मुख्य इकाई बनाते हुए हर गांव में ग्रीन चौपाल के जरिए तय किए जाएंगे कि कहां कौन सा पौधा लगाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी। ये अभियान को ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ते हुए आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनता का एक आंदोलन बन जाए, जन आंदोलन बन जाए। वहीं शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर भी इसी मॉडल पर काम होगा, जहां कम जगह में तेजी से घना जंगल विकसित करने वाली और आकर्षक पेड़ लगाने की योजना भी तय बनाई जा रही है। खास बात यह है कि महिलाओं, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं एनसीसी, एनएसएस जैसे समूह को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों बड़े पौधों की सप्लाई से लेकर रोपण स्थल तक पहुंचने के लिए पूरी लॉजिस्टिक योजना पहले से ही तैयार की जा रही है। वही निगरानी के लिए है। टेक सिस्टम लागू है, आएगी और प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पर अपलोड की जाएगी, जिससे पूरे अभियान की रियल टाइम निगरानी संभव हो सके। कुल मिलाकर योगी सरकार का ये अभियान सिर्फ संख्या का रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर पौधे की जीवित रहकर उसको रखकर प्रदेश को सच में हरा भरा बनाने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम साबित होने जा रहा है। बड़े शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। एक तरफ नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद के रामलीला मैदान में महाकुंभ आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नोएडा में संजय निषाद की अगुवाई में निषाद पार्टी ने गुज्जर निषाद सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाई। दोनों ही मंचों से कश्यप निषाद के 777 समान जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग जोरों में रखते हुए सभी राजनीतिक दल पश्चिम यूपी में जाति गणित साधने में जुटे हुए हैं। दादरी में गुज्जर और मेरठ में जाट सम्मेलनों के बाद अब कश्यप निषाद से समाज को साधने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी जहां ओबीसी वर्ग की करीब 30 प्रभावशाली जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं निशांत पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और सहयोगी दल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। नरेंद्र देश समाज को उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक जनों से जोड़ना है, जबकि संजय निषाद इसे नई सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा बता रहे हैं। उनका मानना है कि गुर्जर और निषाद समाज के बीच स्वाभाविक सामंजस्य है और यही भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। आने वाले दिनों में वाराणसी और बुंदेलखंड में भी बड़े सम्मेलन की तैयारी है, जिसे साफ है कि ये मुद्दा अभी और टूल पकड़ने वाला है और सिर्फ सामाजिक पहचान की मांग नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुंबई सेंट्रल कटिहार स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार 16 मई से 1 अगस्त 2026 तक चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 9190 कटिहार मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 19 मई से 28 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। नौगस्या रेलवे सलाहकार सदस्य ने मुकेश राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए काफी सहूलियत प्रदान करेगा। ये यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पैसू के मुताबिक दीघा लॉक से खगोल लॉक तक, पटना मुख्य नहर के पश्चिमी तट तक और सड़क के पूर्व हिस्सों में 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए मोनोपोल ट्रांसमिशन टावर स्थापित किया जाएगा। इस कार्य के दौरान सुरक्षा कार्डों से ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। 2 चरणों में लागू रहेगा यातायात का प्लान। पहले चरण की बात कर लेते हैं। मुख्य अवरोध बिंदु नेहरू पत्र, रूपसपुर, आरबी और पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन के निकास के पास होंगे। पाटलिपुत्र जंक्शन से उत्तर दिशा में जाने वाले वाहन दीघा ब्रिज होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। दक्षिण दिशा में जाने के लिए वाहन दीघा ब्रिज, दानपुर कैंट, सगुन मोड़ और नेहरूपत मार्ग उपयोग करेंगे। दीघा आरोपी से नेहरूपत जाने के लिए भी यही मार्ग मान्य होगा। इस मार्ग का उपयोग दीघा आरोपी से पाटलिपुत्र जंक्शन जाने के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। मुख्य अवरोध बिंदु पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन के निकास और दीघा आरोपी के पास होंगे। उत्तर दिशा में जाने के लिए नेहरूपत, सगुना मोड़, दानापुर कैंट मार्ग का उपयोग होगा। दीघा आरोपी से नेहरू पर जाने के लिए दानापुर कैंट और सगुना मोड़ का उपयोग किया जाएगा। ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य शहर की बिजली आपूर्ति को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मोनोपोल ट्रांसमिशन टावर की स्थापना के बाद क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।
नागरिक से अपील की गई है कि वो निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि जाम या सुविधा से बचा जा सके। साथ ही आवश्यक होने पर ही इस रूट पर यात्रा करने की सलाह दी गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों और डायवर्सन पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।